हाय, हाउ आर यू ऑल? सो आज के सेशन में और कल के सेशन में हम 2 सेशन में ग्रेविटेशन सारा कवर करेंगे। किस-किस तरह के सवाल जो कि इम्पोर्टेंट है और जो रिपीटेड सवाल है, उसी तरह के सवाल आते रहते हैं। तो ये जो 20-25 सवाल मैं कराऊँगा, उसी के रिलेटेड सवाल जनरली आते हैं और सारा चैप्टर रिवाइज़ हो जाएगा, कॉन्सेप्ट रिवाइज़ हो जाएँगे। तो ये 2 सवाल हैं, आप अटेम्प्ट करो पहले और फिर शुरू करते हैं। देखो जी, पहले का सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन नंबर 1 का जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस। ये अर्थ सरफेस से है बॉडी एम मास की, ठीक है। रेडियस दे रखी है आपको आर, आपको इन्फिनिटी पे फेंकना है। क्लियर है? तो काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे जितनी एनर्जी है, जो फिलहाल ये बॉल यहाँ पे है, तो इसके पास एनर्जी खाली पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी। वो कितनी हो जाएगी? जी एम एम बाई आर। और हम जानते हैं जी एम इज इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर होता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू माइनस जी आर स्क्वायर इंटू एम बाई आर, कट गया, यानी कि माइनस एम जी आर। यानी कि आपको इतनी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी इसको एस्केप कराने के लिए। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। भाई ये बाउंड है ना, अभी बाउंड है ना, तो इसको निकालना है तो उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी ना। जैसे सिमिलर आप, ये इलेक्ट्रॉन वाला होता था, ये फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, इतने -13.6 यानी कि इतनी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको देना पड़ेगा। इसको इतने का फोटोन आएगा, वो एब्जॉर्ब करेगा तो ये बाहर निकलेगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें गिवन है कि अर्थ सरफेस से गेन इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। आपने सरफेस पे इक्वल्स टू आर, यानी कि एच आर हाइट ऊपर लेके गए आप। ये सवाल है कि पहले मास एम यहाँ था, आप यहाँ लेके चले गए, ये एम मास ये कुछ इस तरीके से था, आप ये इतनी हाइट ऊपर लेके चले गए। तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी थी आपकी माइनस जी एम एम बाई आर, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी माइनस जी एम एम बाई, सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं हमेशा, टू आर, यानी कि डेल्टा यू गेन हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस माइनस प्लस जी एम एम बाई आर। तो आंसर आ गया आपका जी एम एम बाई टू आर। जी एम को लिख सकते हैं हम जी आर स्क्वायर, आर से आर कट गया, यानी कि हाफ एम जी आर। ऑप्शन बी। अगले सवाल पे चलते हैं। अब देखो, ये थोड़ा घुमा के पूछ लिया। ये कह रहा है कि द हाइट एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स जी बाई 9। सो जी बाई 9 ये हो गया आपका जी डैश। ठीक है, तो वो हाइट निकालनी है। रेडियस ऑफ अर्थ दे दिया आपको, तो हाइट पूछा हुआ है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, देखो कुल मिला के बात ये है, मुझे इस एच ऐसे और ये आर, तो अगर मैं जी को लिखूंगा तो क्या लिखता हूँ मैं? जी विल बी इक्वल्स टू जी एम बाई, ये हो जाएगा तुम्हारा आर प्लस एच जी डैश का स्क्वायर। तो जी डैश कितना हो गया तुम्हारा? जी बाई 9। जी एम कितना है? इसको कन्वर्ट कर लो, जी आर स्क्वायर में लिख लो इसको, बाई आर प्लस एच का स्क्वायर, जी से जी कट गया, दोनों तरफ रूट ले लो। सो 1/3 विल बी इक्वल्स टू आर अपॉन आर प्लस एच। सो फाइनली आर प्लस एच विल बी इक्वल्स टू, which is 3r, so h will be equals to 2r. So option C will be the correct answer. अगले सवाल पे आ जाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये सवाल मैंने सॉल्व कर लिया है, थोड़ा समझाने वाला पार्ट था, तो पहले आप इसको अटेम्प्ट कर लो। ठीक है जी, आप इसको अटेम्प्ट कर लो और फिर सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। देखो है क्या, इसने कैविटी कट करी और कैविटी कट करने के बाद उस कैविटी को निकाल के यहाँ रख दिया। ठीक है जी, कैविटी कट करी और सेम कैविटी वो यहाँ रख दिया। अब इन दोनों के बीच में फोर्स पूछ रहा है। अब यहाँ एक अजम्पशन होती है कि हम जो स्फेयर होता है उसको पॉइंट मास मान लेते हैं। अगर मैं दो स्फेयर के बीच में फोर्स निकालना हो तो मास सेंटर पे मान लेते हैं, यानी कि ऐसे हम इसको ट्रीट करते हैं ग्रेविटेशन के अंदर। ये अजम्पशंस है। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, आप ध्यान से देखो, सुपर पोजिशन, जब भी ये काट पीट हो जाए ना, काटना पीटना, तब हमेशा सुपर पोजिशन लगाओ। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये ऐसे मिलके बना हुआ है भाई। अगर मैं इसको देखूं, इन दोनों को, ये बड़ा स्फेयर है
और ये छोटा, ठीक है, जो कैविटी है, इन दोनों को जोड़ दूँ। देखो यहाँ मैंने माइनस का साइन लिया, तो 7m/8 यही तो बनेगा। आप कह रहे हो हाँ, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि इसके बीच में, और पहले मैं यहाँ भर दूँ, पूरे फुल स्फेयर के बीच में फोर्स निकाल लूँ, ठीक है, तो F1 आ जाएगा। फिर मैं क्या करूँ, खाली ये वाला जो है और इसके बीच में फोर्स निकाल लूँ, ठीक है जी, और F1 माइनस F2 कर दूँ, क्योंकि ये तो नेगेटिव साइन है, तो ये फोर्स तो नेगेटिव होगा, सीधी सी बात, डायरेक्शन अपोजिट होगी भाई। ये कह सकता हूँ ना मैं सुपर पोजिशन लगा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये वाला किया F1। और इस तरह के सवाल हमेशा ऐसे ही होते हैं कैविटी वाले। तो सेंटर पे तो मास मानते ही हैं, F1 निकाला, ये आ गया, फिर F2 निकाला, ठीक है जी। ये देखो मैंने माइनस साइन ले लिया, तो मैंने माइनस यहीं रख दिया। अब मैंने F1 प्लस F2 किया, तो आपका आंसर आ जाएगा 41/। बहुत बेसिक सवाल है, अगर सुपर पोजिशन का पता है आपको तो आप इजीली कर सकते हो, बाकी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कैलकुलेशन है। इस सवाल पे आ जाते हैं जी। ये सवाल ये कहता है आपको कि ये 4 आइडेंटिकल मास हैं, M M M M, और ये सर्कुलर ऐसे, ठीक है जी, सर्कुलर उसमें ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड, म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से। तो ऑब्वियस सी बात है, जो म्यूचुअल होगा वो F नेट इधर ही होगा, और F नेट इज इक्वल्स टू MAC का स्क्वायर होगा, नहीं होगा, ठीक है जी। सो MAC का स्क्वायर क्या लिख रहा हूँ मैं, MAC होगा, सो MAC बोले तो V²/R, ये हो रहा। तो मेरा टास्क है सारा का सारा A निकालने वाला, सॉरी F नेट निकालने वाला। तो ये फोर्स और ये फोर्स बराबर होगा, नहीं होगा, इसको मैं F लिख लूँ, इसको F लिख लूँ। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है तुम्हारा, 90 है, तो F नेट आ जाएगा तुम्हारा √2F, प्लस इसकी वजह से भी तो होगा, तो इसकी वजह से तो इधर ही होगा, ये R यानी कि प्लस F1 मान लेता हूँ इसको, इस वाले को F1 मान लेता हूँ। तो √2F कितना हो गया, √2F, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, A, यानी कि F(G(m²) M1 M2/A² प्लस G(m1 M2) Gm²/2R का स्क्वायर, 2R का स्क्वायर, ये A² गलत लिख दिया मैंने, हाँ A² ही होगा ये, ठीक है जी, A दे रखा है ना, ठीक है, अपॉन A²। अब A और R के बीच में थोड़ा रिलेशन बनाना पड़ेगा, तो इसको मैं थोड़ा सा जीवन से गायब कर रहा हूँ। देखो जी ध्यान से, ये हो गया तुम्हारा, ये R है, ये 45 डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा cos 45 will be equals to R/A. So R will be equals to R/A will be equals to 1/√2, यानी कि A will be equals to R√2, यानी कि आपका F नेट आ जाएगा √2 इंटू Gm²/2R² प्लस Gm²/4R का स्क्वायर, ठीक है जी। थोड़ा अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते ही मेरा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको भी √2/2 प्लस 1/4 will be equals to Gm²/R² will be equals to MV²/R। भाई इस वाले मास को पकड़ा है ना आपने, तो इस पे नेट फोर्स इधर आना चाहिए, तो वो F नेट इसके लिए इक्वेशन लिखी है। तो जी M से M काट दो, कट गया, एक R से एक R काट दो, तो Gm/R, अच्छा एक ही टर्म में लेके आना है आंसर, तो वापस चेंज कर लो, Gm/R इज इक्वल्स टू A/√2, तो इंटू √2 कर लो, और ये आ जाएगा जी √2/2 प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू V²। तो ये कितना आ गया, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, Gm/A √2, यानी कि √2 इंटू √2, 2/2 यानी कि 1 प्लस, ये हो जाएगा √2/4 will be equals to V²। So Gm/A
ये हो जाएगा जी 1 + 1.414 डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा आपका 0.35 के आसपास, 4 तिया 12 और 2 1 4 5 20, हाँ, तो ये हो जाएगा 1.35 GM/A का अंडर रूट 1.35। तो अब इसने थोड़ा इसको सॉल्व कर रखा होगा। 1.35 यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता। 1.35 का जो रूट आएगा वो इससे कम ही है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका रूट आएगा आपका 11 11 121, हाँ, तो 135 के आसपास है ना, तो 11 11 के आसपास यानी कि 1.1 समथिंग के आसपास बनेगा। सो 29 का आंसर आ गया आपका। आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरीके से निकाला है। इस सवाल को आप अटेम्प्ट करना, इसको हम कल डिस्कस करेंगे कल वाले सेशन में। इस वाले पे आ जाते हैं। देखो जी, अब ये आपको कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म वाला है, तो उसके लिए आपको पोटेंशियल, अब इसके लिए आपको सीधा ग्राफ याद होना चाहिए जो हम निकालते हैं। तो ये सवाल इसलिए मैंने उठाया है ताकि आपको वो सारी बातें, पुरानी बातें याद कराई जा सके। जैसे कि इनवर्ड के लिए जो इनसाइड पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट के लिए हम वी इनसाइड क्या लिखते हैं? वी इनसाइड होता है बच्चे, अगर आपको याद हो, GM/2R³ 3R² - R²। ठीक है, R इज लेस देन R, R इज ग्रेटर देन R के लिए, आउटसाइड के लिए होता है वही पोटेंशियल -GM/R। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए इसका ग्राफ कैसा आता है, ये देखो क्या बन रहा है, पैराबोला। तो ये ऐसे पैराबोला, और फिर ये यहाँ R = R, और इसके बाद ये तुम्हारा हाइपरबोला। तो ये कौन सा है, हाइपरबोला, और इससे पहले ये क्या बनेगा आपका, पैराबोला। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि वो कई बार पूछ लेता है कि कौन सा हाइपरबोला है, कौन सा पैराबोला है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर तुम्हारा। सॉरी, इसने, अब देखो यहाँ एक कैच वाली बात है। अब ये ग्राफ क्या है आपका, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा है। देखो बात ये है, यहाँ नेगेटिव साइन भी है ना, यहाँ जो पोटेंशियल होता है इस चैप्टर के अंदर, वहाँ नेगेटिव साइन आता है। अब नेगेटिव साइन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ऊपर की तरफ। अगर ये ग्राफ तब सही था अगर वो ये इस ग्राफ को ना देता, क्योंकि फिर वो खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा होता। ठीक है, खाली मैग्नीट्यूड, अब वो साइन की भी बात कर रहा है, इसीलिए ये वाला नहीं होगा, ये ऑप्शन होगा। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाने की, क्योंकि नेगेटिव साइन है ना, तो आप खुद सोचो, आप 0 रख लो, तो इसलिए आपका ग्राफ, ये तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से हो गया, ये तो किसके, खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर R = 0 रखोगे तो V इनसाइड O पॉइंट पे आ जाएगा -3GM/2R। अब नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन को यहीं तो रिप्रेजेंट करोगे ऐसे, तो इसलिए ये ऐसे चल रहा है, पर रहेगा वही। ये वाला कौन सा होगा, पैराबोला। ये वाला कौन सा होगा, हाइपरबोला, क्योंकि y प्रोपोर्शनल टू 1/x और ये y प्रोपोर्शनल टू ये x², ऐसे करके होता है ना। तो आई होप कि आपके ये समझ में आया होगा मैंने क्या समझाने की कोशिश करी है आपको। तो होप सो कि आपको, अब यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आगे बहुत सारे सवाल हैं, तो वो सारे एक एक पकड़ के समझेंगे क्या क्या दिमाग में बात है, क्या क्या गलती हो जाती है। जैसे कि इस केस में भी यहाँ हमसे गलती, मैंने ही नहीं देखा था कि ये कौन सा, मेरे को लगा मैग्नीट्यूड वाला पूछा हुआ है, तो इसलिए गलती होने के चांसेस, उनसे हमें बचना है।